लिपिड कोड का चैप्टर नंबर 16 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है फैटी एसिड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फैटी एसिड्स डी नोवो सिंथेसिस, डी मीन द, नोवो मीन न्यू और विद इन द सेल। इसमें हम क्या करेंगे, जो फैटी एसिड को जो है ना वो सिंथेसाइज करवाएंगे विद इन द सेल। अब आपको पता है जब हम ग्लूकोज इनटेक करते हैं, ग्लूकोज एंटर होगा सेल के अंदर, ग्लाइकोलिसिस होगी और ग्लूकोज से बन जाएगा हमारे पास पायरूवेट। वो पायरूवेट एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और वहाँ हम जो है ना पायरूवेट से बना लेंगे एसिटाइल को ए। अब ये जो एसिटाइल को ए प्रोड्यूस हुआ है हमारे पास, ठीक है, एसिटाइल को ए, इससे हम बनाएंगे फर्दर फैटी एसिड्स। तो ये जो प्रोसेस है फैटी एसिड सिंथेसिस का जो कि हम बना रहे हैं एसिटाइल को ए से, जो कि कहाँ से आया है, ग्लूकोज से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैटी एसिड्स डी नोवो सिंथेसिस। अच्छा, अब हमें फैटी एसिड्स बनाने की जो है ना वो ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, किस केस में फैटी एसिड की सिंथेसिस इंक्रीज़ होगी, जिन केसेस में हमारे पास जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा हो। जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो बॉडी ने क्या करना है, उस ग्लूकोज के लेवल को कम करना है। कैसे कम करेगी कि जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देगी दूसरे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, लाइक इस केस में उसको कन्वर्ट कर देगी फैटी एसिड में और उसको दूसरे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेगी। इस तरह जो है ना ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा और अगर जब कभी ज़रूरत पड़ी तो दोबारा जो स्टोर मॉलिक्यूल्स हैं उनको कन्वर्ट करके ग्लूकोज बना लेगी और उससे जो है ना रिक्वायर्ड जो भी एटीपी एनर्जी वगैरह चाहिए होगी तो वो प्रोड्यूस करवा लेगी। एक तो ये प्रोसेस हो गया कि जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो तो हमारे पास क्या बनेंगे, फैटी एसिड्स। दूसरा आ जाता है फैक्टर हमारे पास इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन कब रिलीज़ होती है, जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है। इंसुलिन ने क्या करना है, ग्लूकोज के लेवल को कम करना है। कैसे कम करेगी, उस ग्लूकोज को दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगी, लाइक फैटी एसिड्स में, इस तरह ग्लूकोज के लेवल को कम करेगी। तीसरा फैक्टर हमारे पास आ जाता है एटीपी। जब एटीपी का लेवल ज़्यादा होगा तो मतलब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रही है, हमारे पास एटीपी ज़्यादा बन रही है। अब एटीपी का लेवल ज़्यादा इंडिकेट करेगा कि भाई ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करो दूसरे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, उस फॉर्म में उसको स्टोर कर लो और इस तरह जो है ना ग्लूकोज का लेवल भी कम हो जाएगा। तो ये भी जो है ना फैटी एसिड सिंथेसिस के प्रोसेस को जो है ना वो इन्हांस करेगी। अच्छा, ये हमने देख लिया कि फैटी एसिड की जो है ना सिंथेसिस किस केस में होगी। उसके बाद देखते हैं अकरेंस कि फैटी एसिड की जो सिंथेसिस है वो डिफरेंट टिश्यूज़ में हो रही होगी। इसको मैंने एक निमोनिक से याद किया हुआ है, वो है मॉल, यानी कि एक तो हो रही होगी लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड में हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी। उसके बाद आ जाता है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी। तीसरा आ जाता है हमारे पास लिवर, मेनली जो है ना लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड, एडिपोज टिश्यू और लिवर में जो है ना हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। अब देखते हैं फैटी एसिड की जो सिंथेसिस के स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, फैटी एसिड की जो सिंथेसिस के लिए हमारे पास सबस्ट्रेट है वो सिट्रेट है और एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बनेगा पाम्यूटाइल को ए। फैटी एसिड की सिंथेसिस को जो है ना उसके स्टेप्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। अच्छा, ग्लूकोज एंटर हुआ सेल में, ठीक है, उसकी ग्लाइकोलिसिस हुई, हमारे पास प्रोड्यूस हुआ पायरूवेट जो है ना आगे एंटर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में और पायरूवेट ऑक्सीडेशन हुई और वह बना हमारे पास एसिटाइल को ए। अब मैंने कहा था कि इस एसिटाइल को ए से हमने बनाने हैं फर्दर फैटी एसिड्स, तो अब इसको हम जो है ना इसको लेके चलेंगे आगे। अच्छा, जब एसिटाइल को ए बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो फर्दर एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में। तो आपको पता है क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले सिट्रेट सिंथेस एंजाइम एक्ट करता है, वो एसिटाइल को ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है ऑक्सैलो एसीटेट, उसके साथ कंबाइन करवा के बनवाता है हमारे पास सिट्रेट, ठीक है, और को ए जो ग्रुप है वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा इसका एसिटाइल को ए का। अब सिट्रेट बन गया, एकोनिटेज एंजाइम आएगा, इसको इसकी आइसोमेरिक फॉर्म आइसोसिट्रेट में जो है ना वो कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो प्रोसेस है हमारे पास रिवर्सिबल है, यानी कि आइसोसिट्रेट दोबारा सिट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है। अब दूसरा एंजाइम आएगा हमारे पास आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, वो क्या करेगा, आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट करवा देगा इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट और इस तरह हमारे पास जो है ना क्रेब्स साइकिल चलेगा। ये तो हमने देख लिया कि जो एसिटाइल को एंटर होगा क्रेब्स साइकिल में। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने क्या करवाना है, साइटोसोलिक एसिटाइल को ए प्रोडक्शन। ये जो हमारे पास एसिटाइल को ए है ये प्रोड्यूस हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ये दरम्यान में लाइक ये कह लें ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये साइटोसोल है। हमने इस साइटोसोल के अंदर जो है ना वो एसिटाइल को ए को प्रोड्यूस करवाना है। एसिटाइल को ए तो यहाँ पे पड़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एसिटाइल को ए को हमने यहाँ पे लाना है, लेकिन जो इसका जो को ए पोर्शन है एसिटाइल को ए का वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है, कोई पोर्शन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो फिर जी हम कैसे एसिटाइल को ए को मूव करवाएं साइटोसोल में, तो हम क्या करते हैं कि जो एसिटाइल को ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर जब इसने सिट्रेट बनाया था तो हम इस सिट्रेट को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं साइटोसोल के अंदर और इस
सिट्रेट को जो कि बना था एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट के मिलने से, इसकी फिर ब्रेक डाउन करते हैं हम सिट्रेट की और इससे बनवा लेते हैं एसिटाइल कोए। दूसरा हमने देख लिया कि कैसे साइटोसोलिक एसिटाइल कोए की प्रोडक्शन होगी। हम क्या करेंगे, सिट्रेट को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे साइटोसोल के अंदर, उसकी ब्रेक डाउन करके हम एसिटाइल कोए को प्रोड्यूस करवा लेंगे। अच्छा, सिट्रेट की जो ट्रांसपोर्ट है वो ऐसे ही हो जाएगी साइटोसोल के अंदर? नहीं, कुछ कंडीशंस होंगी। जब सिट्रेट का लेवल ज़्यादा होगा तब इसकी ट्रांसपोर्ट होगी साइटोसोल में, तो उसको हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम फैक्टर देखते हैं जब एटीपी का लेवल ज़्यादा होगा। जब हमारे पास एटीपी का लेवल ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है क्रेब्स साइकिल ज़्यादा चल रहा है, एटीपी बनाने की ज़रूरत है, तो भाई मजीद क्रेब्स साइकिल चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको रोक दो। तो वो क्या करेगी, अल्फा इंक्रीज लेवल ऑफ एटीपी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करेगी। जब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे पास आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट नहीं बनेगा, ठीक है, और आइसोसिट्रेट का लेवल क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब सिट्रेट और आइसोसिट्रेट दोनों ये रिवर्सिबल स्टेप है, दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं। जब आइसोसिट्रेट का लेवल ज़्यादा होगा तो वो सिट्रेट में कन्वर्ट होगा और सिट्रेट का लेवल भी जो है ना हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सिट्रेट है ये इन्हांस करेगा फैटी एसिड की सिंथेसिस को। तो आपने एक पॉइंट याद रखना मेन कि जो एटीपी का लेवल ज़्यादा होगा और सिट्रेट का लेवल ज़्यादा होगा, ये हमारे पास हाई एनर्जी सिग्नल है कि जी हमारे पास बॉडी में मतलब इनफ एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है, तो मज़ीद ब्रेकडाउन की ज़रूरत नहीं है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लो। तो इंक्रीज इन लेवल ऑफ सिट्रेट एंड इंक्रीज इन लेवल ऑफ एटीपी विल इन्हांस द फैटी एसिड सिंथेसिस। ठीक हो गया। अच्छा, अब सिट्रेट जो है ना इसका लेवल इंक्रीज़ हुआ, हमने इसको जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करवाया जी साइटोसोल में। अच्छा, सिट्रेट आ गया साइटोसोल में, वहाँ पे इस पे एंजाइम एक्ट करेगा एटीपी सिट्रेट लाइएज, एटीपी डिपेंडेंट है, ठीक है, एटीपी कन्वर्ट होगी एडीपी में और वो सिट्रेट की ब्रेक डाउन कर देगा इनटू एसिटाइल कोए एंड ऑक्सैलो एसीटेट। और चूँकि जो है ना हमारे पास सिट्रेट में तो कोए नहीं था, तो कोए एंजाइम ए इसमें हम ऐड करवाएंगे और बनाएंगे एसिटाइल कोए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा मकसद था एसिटाइल कोए की साइटोसोलिक प्रोडक्शन करवाना, वो हमारा पास जो है ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमने देख लिया साइटोसोलिक एसिटाइल कोए प्रोडक्शन। अब देखते हैं दूसरा स्टेप फैटी एसिड की सिंथेसिस में, वो है जो हमने एसिटाइल कोए प्रोड्यूस करवाया है, हम उसकी कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, उसमें ऐड करवाते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड था, जब उसकी कार्बोक्सिलेशन हुई, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एंटर हुआ उसके अंदर, तो हमारे पास बन जाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल मेलोनॉइल कोए, ठीक है, जो कि प्रीकर्सर है फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर है फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। अच्छा, ये कार्बोक्सिलेशन हमारे पास कौन करवा रहा है, एक एंजाइम है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, जो कि क्या करवाएगा, एसिटाइल कोए की कार्बोक्सिलेशन। अब ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलेशन का स्टेप है ये हाईली रेगुलेटेड और रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है। तो इस एंजाइम की जो है ना हम रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की। सबसे पहले देखते हैं इसकी शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में क्या होगा कि एंजाइम पर इफेक्ट आएगा, बाद में देखेंगे हम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में क्या होगा कि जीन पर इफेक्ट आता है, ठीक है। अच्छा, जब एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज नॉर्मली जो है ना वो डाइमेरिक फॉर्म में पड़ा होता है सेल के अंदर ना, ठीक है, डाइमेरिक फॉर्म में होगा और ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा। जब इसने जो है ना फैटी एसिड की सिंथेसिस का प्रोसेस जब करवानी है, जब फैटी एसिड की सिंथेसिस, तो ये पॉलीमराइज हो जाएगा, ठीक है, और अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो है ना हम देखते हैं रेगुलेशन। सबसे पहले देखते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन में आपको पता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस एंजाइम के साथ आगे बाइंड करते हैं और उसकी एक्टिविटी को कम या ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले फैक्टर है इसके लिए सिट्रेट। सिट्रेट क्या करेगा, आपको पता है जब सिट्रेट का लेवल ज़्यादा होगा तो फैटी एसिड की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करवाता है। जब फैटी एसिड की सिंथेसिस ने ज़्यादा करवानी है तो उसको चाहिए कि ये इस एंजाइम को स्टिमुलेट करवाए इसको, तो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को कन्वर्ट करेगा उसकी एक्टिव फॉर्म में। तो इस तरह सिट्रेट क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की एक्टिव फॉर्म की सिंथेसिस को। दूसरा हम देखते हैं फैक्टर एलोस्टेरिक, वो है पामीटाइल कोए। ये एंड प्रोडक्ट है फैटी एसिड सिंथेसिस का। ये तो इनहिबिट करेगा जी है ना इस प्रोसेस को, इस एंजाइम को, कि फैटी एसिड बन चुके हैं, अब मज़ीद बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को दोबारा उसकी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवा देगा। ये हमने देख ली एलोस्टेरिक रेगुलेशन। अब देखते हैं हम हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन में हमारे पास पहले आ जाता है इंसुलिन, ठीक है, और ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन को देखते हैं कि जो ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, आपको पता है इसने क्या करवाना होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा करवाना होता है। तो ये फैटी एसिड के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगी नहीं, उसको इनहिबिट करेगी। कैसे इनहिबिट करेगी, इस एंजाइम को भी इनहिबिट करके, ठीक है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करेगी, उसको इसकी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो हमारे पास हार्मोन है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे करते हैं ये ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रीन, ये क्या करते हैं, सेल के अंदर जो है ना वो एंटर होते हैं और हमारे पास प्रोटीन काइनेस ए को जो है ना वो स्टिमुलेट करवाते हैं। प्रोटीन काइनेस ए इस एंजाइम की जो है ना वो फॉस्फोराइलेशन करवा देता है। जब इस एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन करवा देता है तो ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। तो इस तरह हमने देख लिया कि ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन कैसे जो है ना वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। अब देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन ने क्या करना है, ग्लूकोज के लेवल को कम करना है। कैसे कम करेगी, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगी फैटी एसिड में, यानी कि इसने इन्हांस करना है फैटी एसिड की सिंथेसिस को। कैसे इन्हांस करेगी, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को स्टिमुलेट करके। तो इंसुलिन हमारे पास क्या करवाएगी, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को उसकी एक्टिव फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट करने में जो है ना एक स्टिमुलस होगी। ठीक है। अच्छा, कैसे करवाएगी, इंसुलिन बाइंड करेगी इंसुलिन रिसेप्टर के साथ और फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फेटेस, ठीक है, इनको जो है ना वो स्टिमुलेट करवाएगी। वो क्या करेगी, डिफॉस्फोराइलेशन करवा देंगे। जब इसके में से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज में, तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमने देख ली हार्मोनल रेगुलेशन भी थ्रू फॉस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में मैंने कहा था कि जीन पे इफेक्ट आता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये कि अगर हम हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फैट डाइट लेते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, कैलोरीज ज़्यादा हैं, ग्लूकोज ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, जब ग्लूकोज ज़्यादा हो गया हुआ है तो ग्लूकोज के लेवल को कम करना है। ग्लूकोज के लेवल को कैसे कम किया जाएगा, फैटी एसिड्स बनवा के। तो इस तरह इसको क्या करना चाहिए कि एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करना चाहिए ताकि हमारे पास क्या बने, फैटी एसिड। इसी तरह इसके ऑपोजिट अगर लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट डाइट लेंगे तो पहले से ही फैट ज़्यादा है तो मज़ीद फैटी एसिड्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, तो जो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की सिंथेसिस है उसको जो है ना वो इनहिबिट कर दिया जाएगा। ये हमने देखी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। अच्छा, अब देखते हैं क्या जो ग्लूकोज है हमारे पास और इंसुलिन है, इन्होंने फैटी एसिड की सिंथेसिस को जो है ना वो स्टिमुलेट करवाना होता है। ठीक है, जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो और इंसुलिन ज़्यादा हो। ग्लूकोज कैसे जो है ना फैटी एसिड की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करवाती है, वाया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। और इंसुलिन जो है ना वो फैटी एसिड की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करवाएगी वाया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। उस फैक्टर का नाम है स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 1C। इसका बस ऐसे ही आपने जो है ना इन दोनों का नाम याद रखना है। उसके बाद देखते हैं एक ऐसे जो है ना हमारे पास मेटफॉर्मिन एक ड्रग है, ग्रुप ऑफ ड्रग से बिलोंग करती है, जिसको हम कहते हैं बिग्वानाइट। ठीक है। अब मेटफॉर्मिन के दो काम है, ये हम यूज़ करते हैं मोस्टली ड्रग देते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ वालों को देते हैं। ये क्या करेगी, सबसे पहले जो है ना ग्लूकोज के लेवल को कम करेगी। कैसे कम करेगी, जो ग्लूकोज का